हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्क्वायर पे। ये हमारी सीरीज़ की सेकंड वीडियो होने वाली है, जहां पर हम चैप्टर नंबर 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स को स्टडी करने वाले हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल्फ मैनेजमेंट का टर्म, इसकी मीनिंग क्या होती है, इसके बेनिफिट्स एंड इससे रिलेटेड और कुछ और भी जो भी टर्म्स होंगे उनको भी देखेंगे। बेसिकली आपका ये जो चैप्टर है सेल्फ मैनेजमेंट, इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक टर्म सेल्फ मैनेजमेंट से रिलेटेड है एंड एक टर्म सेल्फ कॉन्फिडेंस से रिलेटेड है। तो ये दो हिस्सों में आप देखोगे इस चैप्टर के कंटेंट डिवाइडेड होंगे। इसी के अंदर आपके सारे बुक्स के कंटेंट जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है कवर हो जाएंगे। और मैं ये दोबारा बता देता हूँ, प्रीवियसली जो वीडियो मैंने बनाई थी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, वो और ये और आने वाली 2-3 वीडियोस और आएंगी जो कि थ्योरेटिकल बेस्ड है और बहुत ही ईजीएस्ट चैप्टर्स है। तो आप इनको एक बार भी देखोगे तो इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे। और एक चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ये जो मैं प्लेलिस्ट बनाता हूँ ये सीरीज़ वाइज बनाता हूँ, इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जब भी एंड की वीडियो स्टार्टिंग में देखते हैं तो उनको समझ नहीं आता, फिर वो कमेंट करते हैं। हालांकि किसी ने ऐसा कमेंट नहीं करा, बस एक ही स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि समझ में नहीं आ रहा, और मैंने देखा तो उसने डायरेक्टली 7th या फिर 8th लेक्चर ही वो अटेंड कर रहा था क्लास 11th का। सिमिलरली इस वीडियो में भी ऐसे ही होने वाला है, आपको पूरे के पूरे ही टॉपिक्स कवर करने हैं स्टार्टिंग से एंड तक। तो ऐसा मत एक्सपेक्ट करिए कि आप लास्ट के वीडियोस देखोगे और आपको पूरा का पूरा कंटेंट समझ में आ जाएगा। ये सीरीज वाइज कंटेंट है, चैप्टर वाइज है, तो आपको चैप्टर वाइज ही पढ़ना है, स्टडी करना है। क्लियर है? तो चलिए आज के टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे एंड देन सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में पढ़ेंगे। अब सेल्फ मैनेजमेंट, बेसिकली ये टर्म से आप क्या समझते हो? सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब होता है खुद का देख रेख करना या फिर खुद को मैनेज करना। जैसे कि आप डेफिनेशन में भी देख सकते हो, सेल्फ मैनेजमेंट मीन्स सेल्फ मैनेजमेंट मीन्स मैनेजिंग योर सेल्फ टू अचीव योर गोल। जो भी आपका गोल है, फिलहाल हम इस वीडियो में कंसिडर करेंगे कि आपका गोल है स्टडी करना टू अचीव मैक्सिमम और गुड मार्क्स। ठीक है, तो गुड मार्क्स लाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी रेगुलरली, है ना? तो ऐसे ही कुछ टर्म्स को हम देखेंगे। फिलहाल के तौर पर सेल्फ मैनेजमेंट मीन्स मैनेजिंग योर सेल्फ टू अचीव योर गोल, इतना आप समझिए। अगर डेफिनेशन मांगेगा अगर आपके क्वेश्चन पेपर में, तो आप ऐसे ही लिखोगे। एंड इसके अंदर इंक्लूडिंग प्लानिंग आता है, मैनेजिंग टाइम आता है, सोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करना, प्रायोरिटाइजिंग योर टास्क एंड फॉलोइंग डिसिप्लिन। ये कुछ रूल्स होते हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है, जिससे ही आप एक अच्छा सेल्फ मैनेज कर पाते हो अपने आप का। ठीक है, तो इसको और अच्छे से देख लेते हैं। बेसिकली जो सेल्फ मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग होती है, हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो कि आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और आपको स्टडी करना है। तो स्टडी करने के लिए आपको पहले खुद को मैनेज करना पड़ेगा कि आप खुद को जैसे ही मैनेज करोगे स्टडी तो अपने आप ही हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए आपने अपना टाइम शेड्यूल बनाया, आपने गोल डिफाइन करे एंड सो ऑन, आपके गोल के अकॉर्डिंग अपने आप को मैनेज किया, जिससे क्या होगा, एक पॉजिटिव आउटकम आपको देखने को मिलेगा इन रिगार्डिंग योर गोल। जैसे कि आप एग्जांपल में देखोगे तो प्रिपेयर फॉर अ टेस्ट, प्लान विच टॉपिक्स टू स्टडी, डिसाइड टाइम रिक्वायर्ड, अरेंज स्टडी मटेरियल, फॉलो अ टाइम टेबल। एंड नोट में देखिए, यू आर नॉट मैनेजिंग स्टडीज, यू आर मैनेजिंग योर सेल्फ। एग्जैक्टली वॉट आई मेंट कि आप जब भी कोई टास्क को परफॉर्म करते हो, आइदर आप स्टडी रिगार्डिंग या फिर कोई भी अदर गोल के रिगार्डिंग, उस टास्क को अचीव करने के लिए आप खुद को ही पहले संभालते हो, मैनेज करते हो। उसी को हम सेल्फ मैनेजमेंट कहते हैं। ये लाइफ लॉन्ग भी बहुत काम आता है, तो इसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि जब भी हम कोई गोल के रिगार्डिंग हार्डवर्क करते हैं तो हमको फर्स्ट ऑफ ऑल खुद को मैनेज करने की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हमको क्या मालूम हमें क्या चाहिए, नहीं चाहिए। इसीलिए पहले प्लान करो कि हमको क्या चाहिए, फिर उसके अकॉर्डिंग अपने ब्लूप्रिंट या फिर जो भी आपका क्राइटेरिया होगा उसको अचीव करने के लिए वो सब डिसाइड करो। इसका बेसिक मतलब यही होता है। क्लियर है? देन आगे बढ़ते हैं कि वाई सेल्फ मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। जैसे कि मैंने अभी बोला कि कोई भी गोल को अचीव करने के लिए पहले खुद को ही संभालने की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब खुद को ही मैनेज करने की रिक्वायरमेंट होती है। वही इस डेफिनेशन में भी लिखा है कि मैनी पीपल प्लान बट फेल टू फॉलो द प्लान। मतलब बहुत सारे जो पीपल होते हैं वो अपने गोल को तो डिसाइड कर लेते हैं और प्लान भी बना लेते हैं, लेकिन फॉलो अप नहीं करते। तो क्या होता है, उनके जो गोल्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं। तभी हमको एक सेल्फ मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि हम अपने डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग एक्टिव रहें और अपने काम को, टास्क को पूरा करते रहें। जैसे सेल्फ मैनेजमेंट हमको क्या करता है, फॉलोज हेल्प्स इन फॉलोज प्लान्स, स्टे मोटिवेटेड एंड अचीव सक्सेस, जो कि आपका अल्टीमेट गोल भी है।
देन एग्जाम्पल के तौर पर हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। मान लीजिए आपका गोल है डेली मॉर्निंग जॉगिंग। क्लियर है? तो इसके लिए आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टाइम से उठना है, फिर डेली अपनी डिसिप्लिन को फॉलो करना है, रूटीन वाइज आपका काम करना है और हेल्दी खाना खाना है, जिससे क्या होगा आपका जो डेली मॉर्निंग जॉगिंग है उसमें थोड़ी हेल्प मिलेगी। कैसे मिलेगी? अगर टाइम से उठोगे तो टाइम से मॉर्निंग में जॉगिंग कर पाओगे, जल्दी उठोगे तो जल्दी जॉगिंग कर पाओगे, अगर लेट उठोगे तो क्या ही जॉगिंग कर पाओगे, ऐसे ही धूप निकल जाती है सुबह सुबह। अच्छा खाना खाओगे तो हेल्थ आपकी सही रहेगी, तो जॉगिंग करने में भी आपका मन रहेगा। और डेली फॉलो करोगे तो आपका अल्टीमेट जो डेली मॉर्निंग जॉगिंग है वो सक्सेसफुल हो पाएगा। इसीलिए कहते हैं ना, डिसिप्लिन इज इक्वल्स टू सक्सेस। अब सर ये जो सेल्फ मैनेजमेंट है इससे हमको बेनिफिट क्या होगा एक्चुअली? तो बेसिकली इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ऐसा नहीं कि आप कोई भी पॉजिटिव काम करो और उसका कोई पॉजिटिव आउटकम भी ना आए। सेल्फ मैनेजमेंट एक पॉजिटिव टर्म है, तो इसके बेनिफिट्स भी पॉजिटिव है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कितने सारे बेनिफिट्स मैंने लिखे हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे। अगर पेपर में बोला जाए कि मेंशन द बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट, तो आप इनमें से भी या फिर बनाकर भी लिख सकते हो, और ऐसे सवाल आते भी हैं। जैसे कि मेजर बेनिफिट्स में आप देख सकते हो, इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी, मतलब अपने आप की खुद की एक इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी बन जाती है, जो कि खुद को एज वेल एज दूसरों को भी इंस्पायर करती है। क्लियर थिंकिंग, आपके सोच क्लियर हो जाते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब नहीं करना है। ऐसे काम आप इजीली बाइफिकेट कर पाते हो। आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, आपको अपनी कमज़ोरी एज वेल एज आपकी स्ट्रेंथ भी पता चल जाती है, और खुद के प्रति एक सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है। एंड सो ऑन। टाइम की भी रिस्पेक्ट होती है। जब आप सेल्फ मैनेज करते हो तो आप टाइम मैनेज भी साथ ही साथ कर रहे होते हो, ये साइड बाय साइड पैरेलली चलता है। स्मार्ट वर्क, हायर अचीवमेंट, सेल्फ डिसिप्लिन एंड सो ऑन, ये कुछ मेजर बेनिफिट्स है, पॉजिटिव बेनिफिट्स ऑफ कोर्स, जो आपको तभी मिलते हैं जब आप अच्छे से सेल्फ मैनेज कर पाते हो। जैसे कि आप देख सकते हो, फर्स्ट है हमारा आइडेंटिफाइंग गोल्स एंड प्लानिंग, जिसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपने गोल्स को आइडेंटिफाई करना होता है कि आपको क्या चाहिए एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं कि आप भेड़ चाल में चले जा रहे हो, नहीं ना, सबके गोल्स अलग होते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग अपने आप के अकॉर्डिंग अपने गोल्स को आइडेंटिफाई करो और उसके रिगार्डिंग प्लान बनाओ कि यहाँ इस टाइम तक मेरे को ये कर लेना है, जिससे कि आप अपने गोल के करीब पहुँच पाओगे। जैसे कि अगर इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करें तो पहले तो अपने गोल्स को ब्रेक करो, मंथली ब्रेक करो, डेली ब्रेक करो या फिर वीकली ब्रेक करो, और उसके अकॉर्डिंग अपने टास्क को परफॉर्म करो, जिससे कि क्या होगा, आप पे बर्डन नहीं आएगा और आप सिस्टमेटिकली अपने गोल को अचीव करने के लिए टास्क को करते रहोगे और इजीली अपने गोल को क्रैक भी कर लोगे। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, आप जो पढ़ाई को, स्टडी को प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, वो प्रोक्रेस्टिनेट करते करते देखा जाता है कि ज़्यादातर बच्चे लास्ट में कवर अप ही नहीं कर पाते अपने स्टडीज़ को। इसीलिए अगर आप रेगुलरली पढ़ोगे तो वो ज़्यादा बेनिफिट देता है आपके स्टडी को इन कंपेयर टू प्रोक्रेस्टिनेशन, जब आप अपने काम को टालते रहते हो। इसीलिए डेली पढ़ना चाहिए। टीचर्स भी सजेस्ट करते हैं कि डेली पढ़ो, जिससे कुछ तो आपके दिमाग में रहे। एंड सेकंड आपका था प्लानिंग। प्लानिंग क्या होगा कि आपके बुक्स क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। हमारा गोल क्या था, अच्छे से पढ़ना और अच्छे नंबर लाना, जो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप प्लानिंग करोगे तो आपको क्या बुक्स चाहिए, कब चाहिए, कौन से टॉपिक्स देखने हैं, कौन से वीडियोज़ देखने हैं, ये सब प्लान करो, जिससे क्या होगा, आपके गोल को अचीव करने में हेल्प मिलेगी। और वहीं पर अगर आप एंड मोमेंट में ये सब डिस्कस करने लगोगे कि मुझे पढ़ना है लेकिन पता ही नहीं कहाँ से पढ़ना है, तो आपको सोचने में ही आपका आधा टाइम निकल जाएगा और आप फिर पढ़ ही नहीं पाओगे। ऐसा ही मैक्सिमम ऑफ टाइम होता भी है। इसीलिए कहते हैं सेल्फ मैनेजमेंट इज मस्ट फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल एज सीनियर सिटीजन्स ऑल्सो। क्लियर है? देन सेकेंड पॉइंट था हमारा ऑर्गेनाइजिंग इन द सेंस कि आपके जितने भी टास्क है एज पर योर रूटीन वर्क, उनको ऑर्गेनाइज करो और सिस्टमेटिकली करते रहो। जैसे कि डेली रूटीन के काम में अगर आप मान लो एक दिन क्या हो गया, आप बीमार पड़ गए, तो उस दिन का तो काम रुक जाएगा ना। लेकिन जब आप ऑर्गेनाइज करके चलोगे तो देखा जाएगा कि आप इजीली उसको मैनेज कर पा रहे हो। और वहीं पे अगर आप अनऑर्गेनाइज्ड रहोगे तो आप अपना जो भी बर्डन आएगा एक दिन के गैप में, उसको कवर अप नहीं कर पाओ। इसीलिए कहते हैं यू शुड बी ऑलवेज ऑर्गेनाइज टुवर्ड्स योर गोल। फिर इसके रिगार्डिंग एक स्मार्ट कीवर्ड है जो कि आप देख सकते हो, SMART। ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछ लेते हैं, दो नंबर के क्वेश्चन जो आते हैं। इसमें S स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अचीवेबल, R फॉर रियलिस्टिक एंड T फॉर टाइम बाउंड। ये कुछ टर्म्स है, इसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा एज पर देयर एक्रोनिम्स, इनको आपको याद करना है। और जब भी पूछा जाए व्हाट S स्टैंड इन SMART स्मार्ट, तो आपको बता देना है स्पेसिफिक मतलब आपके गोल के प्रति आप स्पेसिफिक रहो, क्लियर रहो, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हमको पता ही नहीं होता हमको क्या चाहिए रहता है और हम भेड़ चाल में चलते रहते हैं।
कि वो कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ, लेकिन आपको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, आपको स्पेसिफिक रहना चाहिए कि आपका गोल क्या है, एंड उसी के अकॉर्डिंग फिर आप मेजरेबल रहो कि आपकी प्रोग्रेस आपके गोल के अकॉर्डिंग चल पा रही है या फिर नहीं चल पा रही। जैसे कि मान लो 20 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, तो आप 20 तारीख तक क्या आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ये आप मेजर करते रहो, जिससे क्या होगा, आपको एक आइडिया रहेगा कि आपका कितना कंटेंट रह रहा है और कितना नहीं रह रहा है। फिर आता है ए फॉर अचीवेबल, क्या आपके लिमिट के अकॉर्डिंग वो अचीवेबल है। फॉर एन एग्जांपल, क्या आप आउट ऑफ द बॉक्स तो नहीं सोच रहे कि रातों रात अंबानी बन जाओगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो ऐसे भी अचीवेबल गोल्स को आप प्री एज्यूम मत करो, मतलब फैंटेसाइज मत करो। उतने ही जितनी एबिलिटी है आपकी, उतना ही आपके अकॉर्डिंग अचीव कर पाओ, उतना ही आपका गोल होना चाहिए। इन शॉर्ट मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि जितनी आपकी एबिलिटी है, जितनी आपकी लिमिट्स है, उसी के अकॉर्डिंग आपका गोल होना चाहिए इन शॉर्ट। एंड आर फॉर रियलिस्टिक, मतलब वही करो जो पॉसिबल हो। ऐसा भी नहीं है कि आप सोच रहे हो कि मैं कुछ पी लूँगा या फिर खा लूँगा तो मेरे पंख उग जाएंगे, या फिर मेरी सींग उग जाएगी, या फिर मैं ज़्यादा स्मार्ट हो जाऊँगा, या फिर मेरी बॉडी बन जाएगी। ऐसा भी नहीं होता। तो रियलिस्टिक रहो कि जो हो पाएगा उसी के अकॉर्डिंग करो। जैसे हाँ, ये हो सकता है कि आपके 10 आउट ऑफ 10 आ जाए आपके नेक्स्ट जो भी एग्ज़ाम होगा, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो। ऐसे होते हैं इमेजिनेबल या फिर रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स रिलेटेड गोल्स। क्लियर है। देन आता है आपका टाइम बाउंड, क्या आपके टाइम लिमिट के अंदर वो काम हो सकता है या फिर नहीं होगा। ऐसे डेडलाइंस होती है, जैसे कंपनीज भी अगर कोई प्रोजेक्ट किसी और को करने के लिए देती है तो डेडलाइन देती है कि इस टाइम तक मेरा ये काम हो जाना चाहिए। वैसे ही आप भी डेडलाइंस को फॉलो करो और उसी के अकॉर्डिंग अपने टास्क को पूरा करते रहो। क्लियर है। तो ये था मेन इसका कॉन्सेप्ट कि स्मार्ट स्टैंड क्या करता है, और ये आता ही है, बहुत बार आता है। ऐसे वन में तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन देखोगे ही देखोगे। फिर थर्ड पॉइंट था हमारा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मतलब वही कि मेज़र करते रहो, जैसे कि हमने स्मार्ट में पढ़ा कि क्या आपका प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँचा, क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना, डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करने हैं और अच्छे अच्छे टॉपिक्स को इंक्लूड करना है, आपका प्रोग्रेस कैसा है, गैप कितना आ रहा है, वगैरह वगैरह। एंड फोर्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट हमारा है रिफ्लेक्टिंग, कि लुक बैक करते रहो कि आप क्या कितना अचीव कर पाए, जिसको हम रिवीजन भी कहते हैं ना बहुत बार। वो एक तरीके से रिफ्लेक्शन ही होती है कि आप देखो क्या आपकी मिस्टेक्स हो रही है, क्या आप इम्प्रूव कर सकते हो, कौन सी चीज़ आप अच्छा कर पा रहे हो, कौन सा आप अच्छा नहीं कर पा रहे हो। मोटिवेटेड रहो अपने गोल्स के प्रति एंड सो ऑन। इसको हम रिफ्लेक्शन में ही या फिर रिफ्लेक्टिंग में काउंट करते हैं। एंड लास्ट हमारा आता है टूल्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। अब जो हमारा सेल्फ मैनेजमेंट हम कर रहे थे, इसके टूल्स हैं। कौन से टूल्स? पहला है सेल्फ मोटिवेशन, कि आपको प्रॉपर ऑल द टाइम मोटिवेटेड रहना ही है, जिससे ही आपका जो ये टास्क है या फिर गोल है वो अचीव हो पाएगा। अगर आप डीमोटिवेट हो गए, फिर आपका मन नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा तो आप उसको करोगे नहीं, और करोगे नहीं तो वो गोल आप भूल जाओ, उसको अचीव ही नहीं कर पाओगे। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट तो आपको करना ही होता है, हम बचपन से ही टाइम मैनेजमेंट करते हैं। जब भी हम स्कूल में आते हैं, हमारे रूटीन वर्क को हम पहले ही 8 पीरियड में डिवाइड कर देते हैं। रिसर्च टाइम हमारा अलॉटेड रहता है, पीरियड्स जो भी हमारे क्लास के होते हैं उनको हम टाइम स्लॉट में डाल देते हैं टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। तो वैसे ही हमको अपने डेली लाइफ में भी टाइम टेबल बनाना होता है, जिसको हम टाइम मैनेजमेंट कहते हैं, कि इस टाइम तक मुझे ये करना है, इस टाइम तक कि मुझे ये करना है। जैसे सुबह 8 बजे मुझे उठना है, या फिर 6 बजे उठना है, या फिर 5 बजे उठना है, 4 बजे उठना है। तो वो हमारे टाइम मैनेजमेंट के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है। मैं ये कहना चाह रहा था बेसिकली। एंड थर्ड पॉइंट है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेल्फ डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप डिसिप्लिन रहो, करते रहो। एट द एंड आप देखोगे आपका जो भी गोल है, जो भी आपका अचीवमेंट आप जो भी आप अचीव करना चाह रहे हो वो कर पाओगे। अगर आप इनडिसिप्लिन हो गए कि आज मुझे नहीं, क्या आज मुझे मन नहीं कर रहा, मैं ये नहीं करूँगा, चलो ये टॉपिक स्किप कर देते हैं, चलो आज मैं इधर चला जाता हूँ, उधर चली जाती हूँ, ऐसा नहीं है। अगर आप डिसिप्लिन रहोगे तो ही आपका जो सेल्फ मैनेजमेंट है वो हो पाएगा। सेल्फ मैनेजमेंट हुआ तो गोल अचीव हो पाएगी इन शॉर्ट। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि ये टॉपिक्स रिलेटेड है, कितना आप अच्छा एक स्टूडेंट बन पाते हो, कितनी आपकी पर्सनैलिटी एज एन ह्यूमन बींग इम्प्रूव हो पाती है, उससे रिगार्डिंग ये पूरा का पूरा चैप्टर है। क्लियर है। तो इसी से रिगार्डिंग ये टॉपिक्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। तो इसको और हम डिटेल में देख सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट, सेल्फ मोटिवेशन। बेसिकली मोटिवेशन दो टाइप के होते हैं, एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन अंदर से आती है और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बाहर से आती है। मतलब अगर कोई लालच हुआ, कोई दे रहा है लालच, जैसे मम्मी अगर कहती है कि फर्स्ट पोजीशन होल्ड करो तो मैं आपको साइकिल दूंगी, तो ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में आता है। और वहीं पर अगर आप
के अंदर से मोटिवेटेड हो आप कि मुझे नहीं अच्छा मार्क्स करना है या फिर फर्स्ट पोजीशन होल्ड करनी है, तो वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन में काउंट होती है। तो ये दो तरीके की मोटिवेशन है, आई होप आपको ये भी याद रखना है। एंड सेकंड जो पॉइंट था हमारा सेल्फ मोटिवेशन, कि सेल्फ मोटिवेशन कम्स थ्रू विद इन आवर सेल्फ, ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन में आ जाता है जिसमें आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा होता, ये आप खुद से कर, जैसे कि आप स्टेटमेंट में भी देख सकते हो, नो वन फोर्सेस यू टू मैनेज योर सेल्फ, स्टार्ट विद सेल्फ रियलाइजेशन, कि आप खुद से ही समझ जाते हो कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या आपका गोल है एंड सो ऑन, और आप विलिंगली वो टास्क को या फिर वो जो भी वर्क है उसको करते हो। तो ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन है जो आप खुद से करते हो, जैसे कि मैंने अभी बताया था। एंड जो सेकंड पॉइंट था वो था हमारा टाइम मैनेजमेंट, कि हम अपने टाइम के अकॉर्डिंग जो भी हमारे 24 आवर्स है उनको बाइफिकेट करें और उसके अकॉर्डिंग अपने टास्क को पूरा करें, जिससे क्या होता है हमारा टाइम अच्छे से यूटिलाइज भी होता है और टाइम की वेस्टेज भी नहीं होती। फर्दर आप यहाँ पर देखोगे कि टाइम मैनेजमेंट के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले प्रायोरिटाइज करेंगे कि कौन सा टर्म या कि कौन सा टास्क हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हम उसी को पहले करेंगे। ऐसा नहीं कि जो भी लेम वर्क है उसी को आप करने में पूरा टाइम दे रहे हो और इम्पॉर्टेंट वर्क कर ही नहीं रहे, तो ऐसे भी नहीं होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट सिस्टमेटिकली और सूटेबली करना चाहिए एज पर आवर नीड्स। तो पहले तो प्रायोरिटाइज करोगे कि कौन सा टर्म या फिर कौन सा टास्क आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको ज़्यादा टाइम दो या फिर उसको पहले करो। फिर टाइम एलोकेशन, कि सबको टाइम को डिवाइड करो कि सबके लिए कि इसको इतना टाइम देना है, इसे इतना टाइम देना है एंड सो ऑन, जिससे आपकी स्टडी में बहुत हेल्प मिलेगी। फिर मेक अ टाइम टेबल, जैसे कि हम बनाते ही हैं अपने क्लास के लिए, वैसे ही अपने पूरे डेली 24 आवर्स के लिए भी बनाना है। और फिर अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब जो भी हम डिले इन वर्क करते हैं उनको हमको अवॉइड करना है। ये नहीं कि हम आज मन नहीं कर रहा तो कल करेंगे ना, आपको आज ही करना है, आज का काम है तो आज ही करना है। फिर आता है सेल्फ डिसिप्लिन, जो कि हमने प्रीवियसली देखा था कि सेल्फ डिसिप्लिन क्या होता है, सेल्फ पंक्चुअलाइजेशन, कि आप पंक्चुअल हो कि आपको ये काम करना है, आप डिसिप्लिन रहोगे, आप रूल्स को फॉलो करोगे और अपने अकॉर्डिंग सिंसियरली वर्क करोगे। क्लियर है। और लास्ट था हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपकी अकाउंटेबिलिटी, कि आप कितना रिस्पॉन्सिबल हो उस काम को करने के लिए। क्योंकि बहुत बार देखा जाता है कि किसी को कोई काम मिलता है और वो केयर भी नहीं करता कि हाँ मुझे ये काम मिला है, मुझको ये देना है, इसकी इंपॉर्टेंस है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप अपने काम के प्रति, आपके गोल के प्रति मतलब रिगार्डिंग रिस्पॉन्सिबल रहो कि आपको ये अचीव करना है, तभी आपका भला होगा, वरना तो आप फिर भेड़ चाल में ही चलोगे। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो, टेक ओनरशिप ऑफ योर गोल, शेयर योर प्लान विद पेरेंट्स एंड एल्डर फॉर द गाइडेंस, बैलेंस स्टडी हॉबीज रिक्रिएशन एंड अवॉइड इग्नोरिंग अनइम्पॉर्टेंट टास्क। एंड लास्ट पॉइंट, अवॉइड इग्नोरिंग इंपॉर्टेंट टास्क नहीं आता यहाँ पे, अनइम्पॉर्टेंट टास्क आता है, कि अवॉइड हम करेंगे अनइम्पॉर्टेंट टास्क को, तभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। अगर आप इंपॉर्टेंट टास्क को इग्नोर कर दिए तो क्या ही होगा। तो ये मैंने गलत प्रिंट कर दिया, इसको इग्नोर करना। तो ऐसे हम अपने काम के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो पाते हैं। आप कंपेयर भी कर सकते हो आपके फादर या फिर मदर के कंपैरिजन में, वो ज़्यादा आपके कंपैरिजन में रिस्पॉन्सिबल है, उनको पता है क्या करना है क्या नहीं करना। आप केयरलेस हो सकते हो लेकिन वो कभी नहीं होते, है ना। तो ये होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर जैसे कि मैंने कहा था दो टर्म्स हैं, एक सेल्फ मैनेजमेंट और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस। अभी तक हमने सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा और अब हम सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में पढ़ेंगे। सेल्फ मैनेजमेंट में एक बार रिकैप कर लेते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट में हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी, उससे रिगार्डिंग स्मार्ट के बारे में पढ़ा, उसके बेनिफिट्स पढ़े एंड उसको कैसे अचीव करना है, उसके कुछ की एलिमेंट्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देखा, जैसे टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ डिसिप्लिन, और तीसरा पॉइंट जो था वो आप कमेंट्स में बताओ जिससे मुझे पता चले आप एक्टिव हो। क्लियर है। तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट, जो कि नेक्स्ट पार्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस से आपको पता ही लग रहा होगा हम कॉन्फिडेंस से रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। तो बेसिकली जो कॉन्फिडेंस होता है वो इनर कैपेबिलिटी होती है, कि आपको पता है कि आप ये कर सकते हो, आपका बिलीव होता है कि हाँ आई एम केपेबल ऑफ डूइंग दिस। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। जैसे कि आप स्टेटमेंट में देखोगे मीनिंग में यहाँ पर कि बिलीव इन योर सेल्फ एंड योर एबिलिटी, कॉन्फिडेंस हेल्प्स अचीव गोल्स एंड इट हेल्प्स फेस चैलेंजेस एंड ब्रेवली। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा है तो आपको पता है कि मैं ये कर सकता हूँ, जिससे क्या होता है आप इजीली और ब्रेवली अपने टास्क को परफॉर्म कर पाते हो और आपके गोल्स को अचीव कर पाते हो। इसका इतना ही सिंपल से मीनिंग सही है। आई होप इतना आपने सुना भी होगा और ये आपको पता भी होंगे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होते हैं। लेकिन वहीं पे अगर लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करें तो इसके पहले हम कुछ रीजंस को देख लेते हैं। बेसिकली लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत सारे स्टूडेंट्स में देखी जाती है एज पर द सर्वे।
ड्यू टू देयर पर्सनल रीज़न। लेकिन उनमें से मैंने कुछ रीजंस को पॉइंट आउट किया है, जैसे कि फियर ऑफ फेलियर, डिपेंडिंग टू मच ऑन अदर्स अप्रूवल, पुअर प्रिपरेशन, अवॉइडिंग चैलेंजेस, लर्निंग नथिंग फ्रॉम फेलियर एंड नेगेटिव थिंकिंग। आई होप ये आप रिलेट कर पा रहे हो, ये तो आप बहुत बार फेस करते हो। जैसे फेलियर आया तो आपका सेल्फ एस्टीम एकदम डाउन हो गया और आपका कॉन्फिडेंस भी गिर गया। आप कई बार दूसरे पे डिपेंड करते हो और वो अगर बिट्रे करता है तो भी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरता है। फिर पुअर प्रिपरेशन, आपने प्रिपेयर ही नहीं करा तो आप क्या ही अच्छा परफॉर्म करोगे, जिससे क्या होता है बच्चे खुद को ही कोसते हैं और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो ही रहता है और लो हो ही जाता है और लो हो जाता है बल्कि। और नए नए चैलेंजेस को अगर आप अवॉइड भी करते हो तो उससे भी सेल्फ कॉन्फिडेंस में लैकिंग आती है। एंड वैसे ही फेलियर से कुछ अगर नहीं सीखते तो आप दोबारा उसको रिपीट करते हो और फिर और आपको डिप्रेशन आता है, मतलब लो एस्टीम हो जाता है आपका। नेगेटिव थिंकिंग तो है ही खैर। तो ये कुछ रीजंस हैं जो कि आपके लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस के रीजंस हैं। तो आप देखो आपके अंदर कौन सी चीज़ें हैं जो आप फेस कर रहे हो और उसको अवॉइड करो, जिससे कि क्या होगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। चलो हम अब आगे बढ़ते कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जो कि आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को इफ़ेक्ट करेगा। तो ये जो फर्स्ट था ये अदर्स में काउंट हो रहा है, ये आप ध्यान रखना। तो जैसे कि फर्स्ट फैक्टर सोशल फैक्टर, जैसे फैमिली, फ्रेंड्स एंड टीचर, वो हमको कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं वो आपको पता होगा। उनके अकॉर्डिंग हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। ये दोनों तरफ वर्क होता है। अगर वो अच्छे से बात करेंगे, अच्छे से आपको प्यार करेंगे, अच्छे से समझेंगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। वहीं पे अगर वो चिड़चिड़े आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस नीचे जाएगा, मतलब लो हो जाएगा। कल्चर एंड कम्युनिटी, हर एक बच्चा अलग अलग कल्चर या फिर कम्युनिटी से आता है, तो जैसे उनकी कम्युनिटी और कल्चर होगा वैसे ही उनका एस्पेक्ट होगा और वैसे ही उनका सेल्फ मैनेजमेंट या फिर पर्सनैलिटी होगी और वैसे ही उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होगा। ये रिलेटेबल टर्म्स हैं। फिर फिर आता है मीडिया एंड सोशल प्लेटफॉर्म। मीडिया एंड सोशल प्लेटफॉर्म में हम जो भी चीज़ें देखते हैं वो डायरेक्टली हमको इन्फ्लुएंस करती हैं। उन्हीं के रिगार्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस भी हमारा इन्फ्लुएंस्ड होता है। हम अभी देखेंगे कैसे। एंड थर्ड पॉइंट, फिजिकल फैक्टर्स, और जिसका जैसा फिजिकल फैक्टर होगा वैसे ही उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस उसी के रिगार्ड कंटेक्चुअली डिफर करेगा। इसको और डिटेल में देख लेते हैं हम एक बार। फर्स्ट है हमारा सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस। इसमें क्या होता है, पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग, वो कैसे आपको बड़ा कर रहे हैं, वो कैसे आपको ट्रीट कर रहे हैं, वो कैसे कल्चर से बिलोंग करते हैं, कैसा घर का इन्वायरमेंट है, वातावरण है, ये सारे ही आपको इन्फ्लुएंस करेंगे। अगर ये सारी चीज़ें पॉजिटिव रही तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, अगर नेगेटिव रही तो सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होएगा। इतना ही समझना है आपको। फिर आता है हमारा कल्चर एंड कम्युनिटी, कि आप कैसे लोगों से आ रहे हो, कैसे आपके लोगों के साथ रिलेशनशिप है, कैसे आपका कनेक्शन है। जैसे आपका कनेक्शन होगा, जैसे आपका ट्रेडिशन, बिलीफ्स एंड वैल्यूज़ होगी, अगर अच्छी रही तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। अगर अच्छा नहीं रहा तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, मोरल और जो भी टर्म्स है वो सारे ही लो एस्टीम में आ जाएंगे, मतलब बहुत ही लो होगा। आप चुप चुप रहोगे, बात नहीं करोगे, कुछ करने में हिचकोगे कि मैं कर नहीं पाऊंगी, कर नहीं पाऊंगा ऐसा, और फिर किसी चीज़ में इनिशिएटिव ही नहीं लोगे। इसीलिए डाइवर्स कल्चर से ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, जिससे आप डाइवर्सली सबके पर्सपेक्टिव देखते हो और वैसे ही अपने आप को और दूसरों को भी एक्सेप्ट करते हो, जिससे सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। इसीलिए कहते हैं एक दूसरे के साथ घुला मिला करो, जिससे कि आपका मन भी अच्छा रहेगा और आपकी माइंड और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होती है। इस आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं ज़्यादातर टाइम कहाँ पर स्पेंड करते हैं, मोबाइल्स में, जिससे उनकी सोशलाइजिंग जो स्किल्स है वो कम होती रहती है। तो कम होने के साथ साथ फिर जैसे कि ये पैरेलली चलता है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है। तो ऐसे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं किड्स को। तो आप भी देखो कि क्या सही है आपके लिए और क्या नहीं, इसमें मैं और क्या ही बता सकता हूँ। फिर थर्ड आता है मीडिया एंड फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर को देखेंगे, फिलहाल हम मीडिया के बारे में बात करते हैं। मीडिया में डायरेक्टली इसका कंटेंट आ जाता है कि कैसा कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हो। अगर पॉजिटिव कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हो तो पॉजिटिविटी आपके ऊपर देखी जाएगी, और वैसे ही अगर नेगेटिव कंटेंट को आप कंज्यूम कर रहे हो तो आपकी पर्सनैलिटी भी नेगेटिव होगी। इसीलिए बच्चों को बोला जाता है कि जो अडल्ट की चीज़ें हैं, जो अडल्ट कंटेंट है, उनको अवॉइड करो इस स्टेज में, क्योंकि ये आपको डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही हानिकारक है। ये अच्छा नहीं है। क्लियर है? जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो, अवॉइड ऑनलाइन नेगेटिव कंटेंट,
यहाँ पर फिर फोकस ऑन क्लीन अपीयरेंस, गुड मैनर्स, पर्सनल हाइजीन, पॉजिटिव एटीट्यूड। ये आपके पर्सनालिटी के अपीयरेंस की बात करी गई है कि अगर आप किसी के साथ मिल रहे हो या फिर सोशल मीडिया में भी अगर कुछ अपलोड कर रहे हो तो उसका अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए, दिखने में ठीक ठाक हो, पर्सनल हाइजीन हो कि आप साफ सुथरे रहो, पॉजिटिव एटीट्यूड रहे एज वेल एज ऑनलाइन और एज वेल एज फिजिकल इन्वायरमेंट दोनों में, जिससे कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ठीक रहेगा। अगर समझ में नहीं आया तो इन शॉर्ट में बता दूं कि फर्स्ट अगर डिजिटल मीडिया की बात करें तो आपको नेगेटिव कंटेंट नहीं देखना। नेगेटिव कंटेंट या फिर पॉजिटिव कंटेंट दोनों ही आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, तो आपको पता होगा कि आपको कैसा इन्फ्लुएंस होना है। पॉजिटिव होना है तो पॉजिटिव कंटेंट ही देखो, नेगेटिव कंटेंट देखोगे तो मैं क्या ही बोलूँगा, वैसे ही आपकी मेंटेलिटी भी होगी। वैसे ही अपीयरेंस की बात कर लेते हैं। अपीयरेंस एज वेल एज डिजिटल मीडिया या फिर आपकी फिजिकल जो भी इन्वायरमेंट है, दोनों में ही जैसे दिखोगे वैसे ही आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आप अच्छे कपड़े पहनोगे तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस अंदर से आता है कि हाँ मैंने अच्छे कपड़े पहने तो मैं इधर जाता हूँ उधर जाता हूँ घूमने। वहीं पर अगर ख़राब या फिर अच्छे कपड़े नहीं पहने तो आपको अंदर से ही हिचकिचाहट आती है कि मैं यहाँ नहीं जाऊँगा, सब देखेंगे तो हंसेंगे, ऐसे सो ऑन। वैसे ही गुड मैनर्स, अगर आप अच्छे से मैनर्ड बिहेव करोगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं कि ऐसे होता है, आपकी मेंटेलिटी ऐसे चेंज होती है। एंड बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने लिख रखा है, आप एक बार पढ़ के गो थ्रू करिए, आपको समझ में आ जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट था फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में आपकी फिजिकल अपीयरेंस आ जाती है, कैसे आप दिखते हो, आपके पर्सनालिटी कैसी है, आप पर्सनल हाइजीन, पॉजिटिव एटीट्यूड आपका है या नहीं, सो ऑन। ये तो उसी में मैंने प्रीवियस स्लाइड में ही कवर कर दिया था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर भी सेम ही चीज़ आएगी फिजिकल फैक्टर में। आपकी अपीयरेंस, जैसे कि मैंने बोला कि बाहर आप कैसे दिखते हो, कैसे बिहेव करते हो, कैसे आप बात करते हो, आपकी डिसिप्लिन या फिर मैनर्स कैसे हैं, ये सब अच्छे मैनर्स होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। और अगर ख़राब मैनर हुए तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी लो होगा और आप सोशलाइज भी कम करोगे, जिससे कि ये नेगेटिवली आपको इन्फ्लुएंस करेगा। क्लियर है? तो गाइज आज के लिए इतना ही था। हमने इस चैप्टर में सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के रिगार्डिंग कुछ टर्म्स को देखा। ये बेसिक्स ही थे, मेरे लिए तो बेसिक्स ही थे, लेकिन आपके अकॉर्डिंग इतना ही कंटेंट क्लास 9 के लिए वैलिड है और इतना ही कंटेंट आपके बुक में भी अवेलेबल है। आप इसको एक बार पढ़ो, गो थ्रू करो। आई होप आपको इजीली समझ में आ जाएगा। And thanks for the love and support you have given to me through your comments, which is very meaningful to me. Thanks a lot. तो guys आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।